अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, वालेकुम अस्सलाम। आज अटेंडेंस थोड़ी है।
क्लियर आए हैं? क्लियर कुछ नहीं आया। फैजान, फैजाना है? सर अभी अभी ज्वाइन किया है हनान ने सर। नहीं, फैजान। अच्छा सर, उनका नहीं पता। स्क्रीनशॉट ले लें यार आप में से कोई, अटेंडेंस का। ये मुझे जरा भेज दें आज की अटेंडेंस। सर ले लेता हूँ, मैं लेके आपको सेंड कर देता हूँ। जी ठीक। सर इस पे ना आज का जो मैंने लिंक भेजा है ना, इसी के रिस्पॉन्स में भेज दीजिएगा। अच्छा, आज हम दो चीजें कवर करने जा रहे हैं। एक रिग्रेशन की इवैल्यूएशन और कुछ एडवांस फॉर्म्स हैं मल्टीपल रिग्रेशन की, नॉन लीनियर रिग्रेशन की। उनको भी हम क्विकली उनकी इंट्यूशन ग्रैब करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी उनकी देख लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कोई ज्यादा मुश्किल काम इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से तो अगर एक रिग्रेशन समझ आ गई तो तकरीबन सारी समझ आ गई। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है सर। ओके गुड। अच्छा, रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, कौन बताएंगे? हमने ये पढ़ा था तीन तरह के मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। एक को रिग्रेशन कहते हैं, एक को क्लासिफिकेशन या सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, एक को अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, और फिर ये जो तीसरा है वो है जिसमें कि आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग करते हैं। रिग्रेशन में क्या होता है? प्रेडिक्शन है, जिस तरह मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, प्राइस हाँ, वगैरह। वेरी गुड, वैल्यूज की प्रिडिक्शन का है ना। तो इसके फिर इवैल्यूएशन मेजर भी किस नोयत के होने चाहिए, जो इस चीज को देखें कि जो एक्चुअल वैल्यू प्रिडिक्ट होनी चाहिए थी और जो मॉडल ने प्रिडिक्ट की है उसमें क्या फर्क आ रहा है। ठीक है सर, वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट के रिप्लाई में भेज दिया, ईमेल के रिप्लाई में। जी, थैंक यू। रोज ही भेज दिया करें, ठीक है। जब क्लास स्टार्ट हो उस दिन देर तक जो आगे बस वही ठीक है, वही प्रेजेंट। अच्छा, रिग्रेशंस में सिंपल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमने देख लिया था कि वेरिएबल्स का डिफरेंस है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल है तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और पॉलिनोमियल रिग्रेशन में हम एक ही वेरिएबल होता है और उसकी हायर ऑर्डर्स के लिए जाते हैं और फिर उसकी मदद से हम ऐसे पॉसिबिलिटीज या ऐसे डाटा स्प्रेड्स जो कि एक लाइन के ऊपर मैप नहीं होते, फिर उनको हम साथ पॉलिनोमियल पे मैप करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक क्विक रिवीजन जिसमें कि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, एक लाइन पे आ रही है और ये एक लाइन पे नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये गड़बड़ करेगी, लिहाजा इसके लिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करनी चाहिए। स्क्वायर पे मैप होती है या जिस पे भी। जो एवेल्यूएशन मेजर्स हैं उनमें से सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर जो है वो है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो प्रेडिक्टेड पॉइंट्स हैं और जो एक्चुअल पॉइंट्स होने चाहिए, प्रेडिक्टेड पॉइंट्स यहाँ पे कौन से हैं? ये लाइन ये प्लस सर जो प्रेडिक्टेड, पॉइंट लाइन पे है, सर जो लाइन पॉइंट्स पे है। ये जो पॉइंट्स हैं जो कि लाइन के ऊपर आएंगे ये जी जी ये सर, जो पॉइंट्स लाइन पे है। क्योंकि हमारी लाइन जो है ये रिग्रेशन लाइन,
ठीक है। ये डाटा पॉइंट्स, ये जो एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं वो इस वक्त ये क्रॉसेस की फॉर्म में, रेड क्रॉस की फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं। और जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये वो प्रिडिक्शंस हैं जो कि हमारा मॉडल इस डाटा को देख के प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स में हम क्या कर रहे थे कि हम जो भी वैल्यू है y की उसको कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी प्रिडिक्टिव वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और उसका स्क्वायर ले रहे थे और उस सारे स्क्वायर्स को फिर हम सम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका डिफरेंस 1 आ रहा था तो 1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, ये 2 था तो 2 स्क्वायर, ये 2 था तो 2 स्क्वायर, ये -2 था तो -2 स्क्वायर, ये 0.5 था तो 0.5 स्क्वायर, इस तरह से हम चलते जा रहे थे। तो ये स्क्वायर से क्या हो जाता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो है वो जो कि से फॉर दैट मैटर नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल नीचे को अगर हम देखें तो ये वैल्यू बड़ी है y की और ये वैल्यू छोटी है, तो अगर हम एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड करें तो ये नेगेटिव आ जाना, और यहाँ पे एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। एक अगर हम स्ट्रेट इसको कर देंगे कि एज इट इज रहने से स्क्वायर ना लें तो फिर ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो सकता है कैंसल आउट हो जाए और हमें लगे कि प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे +2 आ रहा है और यहाँ पे -2 आ रहा है, तो +2 और -2 को सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि कोई एरर आया ही नहीं, सब कुछ लाइन के ऊपर चल रहा है। ये बात समझ आई है? यस सर। Yes, sir. तो अगर सब कुछ ऐसा लगे कि लाइन के ऊपर वो तो गलत हो जाएगा। इसमें भी एरर था और इसमें भी एरर था। उन एरर्स को सस्टेन कराने के लिए जो एक तरीका है, अच्छा इसके भी एक और कोई बात कही जा सकती है कि यार एक ये भी तो हो सकता है कि आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, स्क्वायर ना लें, है ना? Yes, sir. -2 है तो उसको भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से क्या हो जाता है, वो +2 हो जाता है। तो ये भी +2 हो जाएगा और ये भी +2 हो जाएगा, तो वो फिर भी वो बढ़ता जाएगा, एरर की रिफ्लेक्शन आए। तो ये इस तरह के जो मेजर्स होते हैं ये एम्पिरिकली इनको मतलब जो इवैल्यूएशन मेजर्स बनाने की तरफ काम करते हैं। वो फिर डिफरेंट तरह की पॉसिबल वैल्यूज को देखते हैं और उनमें से ये देखते हैं कि कौन सा बेहतर जो इवैल्यूएशन में बेहतर कौन सा इनमें से परफॉर्म कर रहा है, जो कि हमें ज्यादा बेहतर बता दे कि क्या होना चाहिए। उनमें से फिर स्क्वायर्स लेके बेहतर से गेज हो रही है मॉडल की जो परफॉर्मेंस है कि कितना वो करेक्ट होना चाहिए। तो इस वजह से एम्पिरिकली इस तरह की चीजों को फिर फाइनलाइज कर लिया जाता है कि बनिस्बत एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के स्क्वायर से बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है। तो ये वाला जो हमारा था कि हम सम ऑफ स्क्वायर्स ले रहे थे, वो उसको हम ऐसे सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल उसे कहते हैं। एक और है जिस पॉसिबिलिटी जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि आप सिर्फ एवरेज ले लें। ये जो हमारे रेड पॉइंट्स हैं, इन रेड पॉइंट्स की एवरेज ले लें और उस एवरेज को ड्रॉ कर लें। तो ये एवरेज है इन सारों की। ये आप देख रहे हैं कुछ वैल्यूज एवरेज से ऊपर हैं, कुछ वैल्यूज एवरेज से नीचे हैं और कुछ वैल्यूज मोर और लेस एवरेज के ऊपर ही हैं। ये जो अब प्रेडिक्शन लाइन है ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रही है। एवरेज भी एक अच्छा मेजर होता है किसी भी चीज को से प्रिडिक्ट करने का। एवरेज लाइन को आप अगर देखें तो अगर आप बिल्कुल ऑर्डिनरी सी एवेल्यूएशन करना चाहते हैं या प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि यार क्या वैल्यू आएगी कि अगर मैं से कुछ भी एंटर करूं तो क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो आप अगर एवरेज के ऊपर मार्क कर देते हैं ना, अपनी लाइन एवरेज पे ड्रॉ कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये अमूमन हमारे पास जो डाटा होता है ना, अगर मैं वो ड्रॉ करूं तो डाटा कुछ इस तरह से होता है। डाटा का स्प्रेड जो है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इस तरह का होता है। तो इस पे ज्यादातर पॉइंट्स जो है ना वो एवरेज के ऊपर ही लाए कर रहे हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो डाटा के वो इधर लाए कर रहे हैं, ठीक है। तो यही एवरेज बनाते हैं। ये बिल्कुल थोड़े से पॉइंट्स होते हैं, ज्यादा वाले, कम वाले भी थोड़े से होते हैं, और ज्यादातर पॉइंट्स कहाँ होते हैं,
एवरेज पे। ये क्योंकि ज्यादातर पॉइंट्स एवरेज पे लाई कर रहे होते हैं, इसलिए एवरेज से अगर आप उसका डिफरेंस निकालेंगे तो इनका थोड़ा सा ज्यादा आएगा और इनका थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बाकी सबका कोई बहुत बुरा डिफरेंस एवरेज से नहीं आएगा। तो एवरेज लाइन ड्रॉ कर देना भी एक बहुत ही ट्रिवियल था। फॉर एग्जांपल अगर आपको बगैर किसी कंप्यूटेशन की लाइन ड्रॉ करनी पड़ जाए, आपसे कोई कहे कि आप बगैर 1 मिनट में जल्दी से लाइन ड्रॉ करके दें मुझे रिग्रेशन लाइन, तो आप फिर उससे कहेंगे अच्छा तुम्हारी रिग्रेशन लाइन पर मैं तुम्हें ड्रॉ कर देता हूँ। आप सारे डाटा लेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज के ऊपर जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है वही सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और आप कहेंगे कि ये मेरी रिग्रेशन लाइन है। अब जो वैल्यूज हैं उनकी वो आप अगेन उसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर्स हमने वैसे ही निकालना है, लेकिन अब की बार हमारी जो लाइन है वो एवरेज लाइन। तो बेसिकली अब हमें हर पॉइंट के लिए अलग से y की वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि y की वैल्यू हमारी कंसिस्टेंटली a की वैल्यू चल रही है। यहाँ पे हर एक yi के कॉरेस्पॉन्डिंग yi हैट जो प्रिडिक्टेड वैल्यू थी वो अलग थी। यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यू सबके लिए सेम है, तो हर वैल्यू की एवरेज से डिफरेंस आप निकाल लें। ये जो इसको हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल। तो सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल जो है वो हमारी जो हमने लीनियर रिग्रेशन के थ्रू जो सबसे अच्छी लाइन ड्रॉ की है, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन, इस लाइन का जो होगा वो सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल होगा, और जो ये ब्लैक वाली लाइन आ रही है ये क्या होगा, एवरेज से डिफरेंस उसका, और उसका भी स्क्वायर। तो ये दो चीजें हमारे पास एज पैरामीटर आ गई। इसके लिए आर स्क्वायर्ड एक मेजर है, इसको फिर हम इन दोनों की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड है, इसको हमने दो तरीके से अप्लाई किया, एक एवरेज से और एक लीनियर रिग्रेशन वाली जो हमने एक्चुअल लाइन ड्रॉ की जो बेस्ट फिट लाइन थी उसकी मदद से, और ये दो वैल्यूज हमारे सामने आ गई। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Clear. आर स्क्वायर्ड क्या चीज है? फिर आर स्क्वायर्ड का फिर ये फॉर्मूला बनता है कि अगर आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल और सम ऑफ स्क्वायर्ड टोटल, 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिडुअल डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर्ड टोटल, ये हमारे पास से आर स्क्वायर्ड का ये फॉर्मूला है। इसकी let's read through it and try to understand it. So the intuition is that we compare the sum of square residuals, हमारी regression line के हैं, with the sum of squares total, which is the difference from the average line. Ideally, R square will be 1 when SS residual is 0. अगर हमारी लाइन ऐसी हो जिस तरह कि अभी हम उसमें देख रहे थे, इसमें आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, तकरीबन जो हमारे प्रेडिक्टेड पॉइंट्स हैं और जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो स्पॉट ऑन है। ये पोलिनोमियल रिग्रेशन की ये वाली आपको नजर आ रही स्क्रीन पर? जी सर। तो इसमें जो सम ऑफ स्क्वायर्स होगा जो एक्चुअल रिग्रेशन लाइन से निकलता है वो क्या आएगा? सब कुछ स्पॉट ऑन आ रहा है तो फिर 0। एक्चुअल भी वही, प्रेडिक्टेड भी वही, तो 0 0 0 सबके लिए 0 0 0 0 आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, ये जो ये वाला है एलिमेंट, ये 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आइडियली जब ये चीज 0 हो जाएगी तो एसएस टोटल में तो ऑब्वियसली एसएस टोटल तब वो होगा जब सारे पॉइंट्स एवरेज पे लाई कर, तो वो तो फिर उसको तो ऐसा प्रिडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं ना, वो तो वैसे ही नजर आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन पे प्लॉटिंग हो रही है, तो उसके तो कोई खास डाटा कोई आप प्लॉट करके कह देंगे कि यही आंसर आना चाहिए, वो तो नेकेड आई से भी बंदा प्रिडिक्ट कर सकता है। अच्छा, आर स्क्वायर जो है ये इस तरीके से 0 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसको जितना ये छोटा होगा
जो इसका एवरेज का डिफरेंस है और रेजिडुअल का जो डिफरेंस है, इसमें जितना ये छोटा होगा उतना ही ये 1 के करीब होगा, और जितना ये बड़ा फैक्टर होगा इन दोनों के डिवीजन के बाद, उतना ही ये 1 से दूर होता जाएगा। तो अगर हमारा रेजिडुअल जो है वो जितना छोटा होगा, इसका मतलब क्या कि जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज होंगी वो जितनी ज्यादा एक्यूरेटली होंगी, उतना ये न्यूमरेटर छोटा होगा, और एवरेज से डिफरेंस उसका जो है वो तो अपने हिसाब से मेंटेन होता ही रहेगा। फॉर एग्जांपल इसी लाइन में अगर आप एवरेज ड्रॉ करें तो शायद एवरेज यहाँ कहीं ड्रॉ हो, है ना? ये जो माउस की मूवमेंट नजर आ रही है आपको, जी सर। एवरेज यहाँ कहीं ड्रॉ होगी। इस एवरेज से इन सारों का डिफरेंस लेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, पर्टिकुलरली इस तरह के एक्सपोनेंशियल ग्राफ में। देख रहे हैं आप? तो ये जो बड़ी वैल्यू जब उस छोटी सी वैल्यू को डिवाइड करेगी, इस वैल्यू को डिवाइड करेगी जिसमें कि वो तकरीबन लाइन के ऊपर ही है, तो ये डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर बहुत छोटा होगा, तो ये 0 के करीब आ जाएगा और 1 के करीब हमारा आंसर आएगा। दैट मीन्स कि बड़ा हम एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर स्क्वायर्ड कैन आल्सो बी नेगेटिव। नेगेटिव कब हो सकता है? व्हेन एसएस टोटल इज लेस देन एसएस रेजिडुअल। को बड़ी ही घटिया किस्म की अगर हमारी वो हो गई है प्रेडिक्शन, तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग, तो उस सूरत में ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरी लाइन यूं ड्रॉ होगी, तो यूं जो लाइन ड्रॉ होगी उसमें ये आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े डिफरेंस आ जाएंगे। जो लाइन इधर से इधर नीचे को आएगी उसमें ये एक्चुअल पॉइंट है और वो जाके प्रेडिक्टेड पॉइंट है, तो इनका डिफरेंस जो है ये एवरेज तो यहाँ पे खत्म हो गया, वो प्रेडिक्टेड वाला डिफरेंस इतना लंबा है। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा कि ये फैक्टर बड़ा हो जाएगा और ये फैक्टर छोटा हो जाएगा। जब ये फैक्टर बड़ा और ये छोटा हो जाएगा तो फिर वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। बड़ी। अगर 5 है और नीचे 2 है तो क्या आएगा? 2.5 आ जाएगा ना। जी 1 सर। माइनस 2.5 जो है वो माइनस 1.5 आ -1। जाएगा। तो इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। उसका मतलब तो ये है कि बेड़ा ही गर्क हो गया, आपका मॉडल जो है बिल्कुल ही खराब हो गया। तो मतलब उसका ये सादे लफ्जों में ये है कि प्रेडिक्टर परफॉर्म्स इवन वर्स देन द एवरेज लाइन। अगर वो माइनस में वैल्यू आ जाए तो फिर तो आप समझेंगे, आप सीधी सीधी एवरेज लेके कहते थे ना, हर एक पॉइंट को कहते थे वो एवरेज के बराबर है, तो वो बेहतर प्रेडिक्टर हो जाता बनिस्बत इसके। But generally this case does not happen. Or that is what the last point is. Normally it is between 0 and 1 and closer to 1 is better. So r squared की समझ सबको आ गई है? यस सर, आ गई। तो r squared is better than ordinary least squares. ठीक है, ordinary least squares हमारा ये वाला मेथड था। इसके अंदर हम ordinary least squared को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, किसकी मदद से? एवरेज डिफरेंस की मदद से, और फिर 1 से उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आर स्क्वायर्ड के बारे में क्या है? इट सेज आर स्क्वायर्ड विल नेवर डिक्रीज। बट सर आप अच्छा, होता क्या है कि जब हम मल्टीपल रिग्रेशन लेके आते हैं तो हम कहते हैं बी नॉट b1 x1 b2 x2 b3 x3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब हम नए से नए पैरामीटर्स को सिस्टम में ऐड करते हैं, आपको याद है कि हमने बैकवर्ड एलिमिनेशन और वो सारी चीजें पढ़ी थी, जिसमें फॉरवर्ड जो है वो भी था कि आप आगे चलते जाएं और वेरिएबल्स को ऐड करते जाएं। तो इन दोनों केसेस में होता क्या है कि आप अगर वेरिएबल्स को, नए वेरिएबल्स को ऐड भी कर लेते हैं ना, तो अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा नया वेरिएबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं b3 x3 कर देता हूँ, तो मॉडल कुछ इस तरह से करेगा कि मॉडल x1 x2 और x3 को नहीं छेड़ सकता, क्योंकि वो तो इनपुट वैल्यूज है और इनपुट वैल्यूज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मॉडल किस चीज को ट्यून करता है? फिर बी वैल्यूज को। बी वैल्यूज को। ठीक हो गया? तो बी वैल्यूज में अगर वो b3x3 इज नॉट डूइंग एनी गुड सर्विस टू द प्रेडिक्शन, तो वो क्या कर देगा? b3 को
खामोश करा देगा। B3 को क्या कर देगा? खामोश कर, 0 ये X3 को खामोश करा देगा, B3 को 0 कर, ठीक है। जी सर। तो इस तरीके से वो ये होगा सही हमारी इक्वेशन में, लेकिन एज सच इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इस ये एक इंट्यूशन है जिससे आपको ये समझने की जरूरत है कि जो आर स्क्वायर्ड है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फिर हम B3 के बाद B4 ले लें, B5 ले लें, B6 ले लें, B7 ले लें, तो ये जो जो कुछ फेवरेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा उसको ये एक पार्ट बना लेगा उसका, और बाकियों को उसके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स की मदद से न्यूट्रलाइज करता जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी इसके अंदर है, और ये जो है यही वजह है कि ये फिर थोड़ी सी इसमें ये सवाल उठाता है कि ये ऐसा होने से हम कहाँ पे ब्रेक लगाएं। अगर अगर इट इज लाइक दिस, तो फिर हम रुकें कहाँ पे? हम अननेसेसरीली वेरिएबल्स को ऐड करते जाएं या क्या करें? ये सिर्फ इंट्यूशन है इसकी जो मैं इस वक्त बातें कर रहा हूँ ना, इंट्यूटिवली इस चीज को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो उसको 0 कर देता है। सर वो खुद ही 0 करता है या हमें करवाना पड़ता है बार नहीं बार नहीं टेस्ट हम करके? नहीं, देखिए हम जो जिस लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम वी आर नॉट ट्राइंग टू ड्रॉ द रिग्रेशन लाइन हियर। हम रिग्रेशन लाइन के को ड्रॉ, इसकी पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करने की चीज जो है वो हमने बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स रखी है ना। जी सर। हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो लाइन ड्रॉ करता है विद डिफरेंट कोएफिशिएंट्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स, सही है। ठीक है सर। तो वो जो भी अप्रोप्रिएट वाई इंटरसेप्ट और कोएफिशिएंट्स से लगते हैं, वो वाली बेस्ट फिट लाइन वो इसी तरह आर स्क्वायर्ड या एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड टाइप चीजों को, जिसको भी उसने मेजर को बेसिकली लेके वो लाइन ड्रॉ करनी है। हर लाइन को ड्रॉ करने के बाद वो क्या करता है? एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड कैलकुलेट करता है, और जिस जगह पे आके सबसे अच्छी लाइन ड्रॉ होती है वहां पे जाके वो रुक जाता है। तो ये जो वेरिएबल्स का केस है उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। तो इसमें क्या है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम खुद चूंकि लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ इसके बिहाइंड द सीन ये ऑप्टिमल लाइन, इतनी सारी लाइंस में से किसी एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए कर क्या रहा होता है, इस चीज के ऊपर इस वक्त समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर, मतलब वो खुद ही मॉडल डिसाइड ने कर लेता है। मॉडल पॉसिबली इनफाइनाइट लाइंस लगा सकता है ना। तो जी उनमें से जो बहुत सारी लाइंस वो ड्रॉ करता है, उन लाइंस के अंदर से जब वो ट्यूनिंग कर रहा होता है और देख रहा होता है कि यार ये लाइन अच्छी है या ये वाली लाइन अच्छी है या ये वाली लाइन अच्छी है, तो हर लाइन के corresponding एक एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। पूरी लाइन के लिए एक नंबर होगा फॉर ऑल द एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज, एक नंबर निकल आएगा ना। जी ये सारी प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज, एवरेज और एक्चुअल प्रेडिक्टेड वाला जो डिफरेंस है हम सम स्क्वायर्स निकाल रहे हैं, और फिर इसको वन में से इस जो भी इस फ्रैक्शन का आंसर आ रहा है इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस विल रिप्रेजेंट वन कंप्लीट पॉसिबल लाइन। तो होगा क्या? जिस वाली लाइन का आर स्क्वायर्ड सबसे क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा, वन के करीब होगा, वो वाली लाइन जो है वो हमारी बेस्ट फिट लाइन कहलाएगी। So it says since r squared will never decrease, in fact it will increase by adding new variables. So we keep on adding new variables and potentially we see कि या तो ये उतना ही रहेगा या कुछ बेहतर हो जाएगा। तो this turns out to be a biased behavior कि हम वेरिएबल्स को ऐड करते जा रहे हैं, तो एक बैलेंस होना चाहिए। इस तरह तो हम इनफाइनाइटली मैनी वेरिएबल्स ऐड करते जाएं, हम कहेंगे x b 350 x 350 पे पहुंचे, इतने ज्यादा हम
उसके वो जो x1 2 3 4 करते हैं हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एक्सेस में पहुंच जाए, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर ये नेवर डिक्रीजिंग है तो फिर तो इसकी जो नए वेरिएबल्स ऐड करते जाओ और कहो कि ये 100% पे वैसे मैंने लेके जाना है या 0.999999 इतने आगे तक लेके जाना है, तो दैट डज नॉट टर्न आउट टू बी अ वेरी सूटेबल प्रोपोजिशन। इस बात की समझ आती है? होल्ड करने तरह एक फोन आ गया। ओके, तो अब हमें यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था उसमें एक चीज की समझ आती है, वो समझ ये आती है कि हमें जो आर स्क्वायर की आइडियल वैल्यू जो 1 उसके करीब करीब भी रहना है, और दूसरे नंबर पे वेरिएबल्स जो कि हमने इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए इनकॉर्पोरेट करने हैं वो भी अननेसेसरीली उनको ज्यादा नहीं करना, कम से कम वेरिएबल्स में बेहतरीन से बेहतरीन वैल्यू रख जाना है। ये पॉइंट समझ आया? यस सर। सबको समझ आ गया ये कि हमें प्रिडिक्शन के लिए अगर हम यहाँ पे x 300 तक पहुंच जाएं चलते 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 और हमारी प्रिडिक्शन आए 0.997 और x3 पे हमारी वैल्यू आ रही हो 0.9968, तो हम 0.9968 x3 वाले को मान लेंगे, वो 300 तक हम इतना ज्यादा आगे जाके 0.001 हमें अगर मिल रहे हैं बेटर आंसर, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम इतना 300 तक जाएं, वो 297 जो वेरिएबल्स हैं उनको डिस्कार्ड करें, बस x3 तक ही। लेकिन इस चीज के लिए फिर हमें कोई प्रॉपर मैकेनिकल या टेक्निकल तरीका भी होना चाहिए, मतलब हम तो नहीं देख रहे ना कि हो क्या रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं और आंसर क्या आ रहा है। तो इसके लिए फिर जो एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड है वो एक बड़ा मजेदार काम करता है, वो इसी चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करता है कि वेरिएबल बढ़ाओ, जरूर बढ़ाओ, वेरिएबल बढ़ाने पे जो आर स्क्वायर्ड के अंदर बेहतरी आ रही है, पॉसिबल बेहतरी जो आ सकती है उसको भी आने देता है, और साथ में वेरिएबल बढ़ाने पे पेनल्टी भी ऐड करता है। अच्छा, अब आप एक और वेरिएबल लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको थोड़ी सी पेनल्टी भी पड़नी चाहिए। तो ये काम एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड कर रहा हूँ। लेट्स सी ये कैसे कर। तो दिस इज हाउ इट डज इट। ये अब ये जो पर्पल लाइन नजर आई है, पर्पल लाइन, ये डाउनी लाइन है वैसे देखने में, लेकिन जो अभी बात मैंने बोली है ये एक्चुअली वही काम ही कर रही है। ये क्या कर रही है कि आपके जो एक्यूरेसी में बेहतरी आ रही है, उस बेहतरी को ये एक तरीके से इनकॉर्पोरेट कर रही है, जबकि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके लिहाज से जो पेनल्टी ऐड करनी है वो पेनल्टी भी ऐड कर रही है। तो लेट्स गो थ्रू दिस टेक्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड पर्पल लाइन। ये रेड वाला तो आपको क्लियर है ना, रेड बॉक्स? यस सर, क्लियर। So let's try to understand this purple box quickly and see के adjusted R squared जो है वो इस तरह से ये एक्यूरेसी में बेहतरी को भी उसको शाबाशी दे रहा है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ने पे सजा दे रहा है। तो in adjusted R squared calculation we create a competition between the magnitude of improvement brought by the new variable in 1 minus 1 minus R squared। तो ये जो पोर्शन है 1 minus 1 minus R squared, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर ये कह रहा है कि हम बेहतरी लेके आ रहे हैं, किसमें? जो बेहतरी आ रही है, तो ये जो आर स्क्वायर्ड की वैल्यू जो नई वाली आएगी, से पहले थी 0.99, पहले थी 0.95, अब है 0.97, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर स्क्वायर्ड की क्या वैल्यू हो जाएगी? अगर आप बेहतर हुई है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जानी चाहिए?
पहले क्या थी 0.95, अब क्या होगी 0.97। 7 तो 1 में से 0.97 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.03, सर 0.03 0.03 हो जाएगा ना। यस सर अब 0.03 एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है ये इसी चीज के लिए, ये जो वैल्यू में पहले अगर 0.95 था तो ये क्या वैल्यू आ रही थी 0.05। तो ये जो सब्ट्रैक्टिंग फैक्टर था, अगर मैं ये ब्रैकेट को सॉल्व करूं, इस वाली ब्रैकेट को, तो ये पहले 0.95 पे 0.05 आ रहा था, तो 1 माइनस 0.05 क्या हुआ 0.95, ऐसा ही है। अब के बाद जब बेहतरी हो गई तो ये 0.03 हो गया 0.97 पे जाके, तो 1 माइनस 0.03 क्या हो गया सर 0.97 0.97। तो ये वाला जो 1 माइनस वाली चीज हमने इसको थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड करके इसको प्रेजेंट कर दिया है। ये फैक्टर जो है, ये जो बेहतरी आ रही है आर स्क्वायर के अंदर नए वेरिएबल को ऐड करने से, ये उसको अप्रिसिएशन को सिस्टम में ऐड कर रही है। ठीक हो गया, आर स्क्वायर जी बेहतर हो सर गया ना पहले से। जी तो सर 1 माइनस आर स्क्वायर जो है वो जब वो बेहतर होगा तो वो 1 के करीब होगा। इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर है ये छोटा हो जाएगा, जैसा कि 0.95 और 0.97 के केस में हम देख। ठीक है, ये वाला फैक्टर क्योंकि छोटा हो जाएगा तो ये वाले ओवरऑल वैल्यू ये वाली बढ़ जाएगी। सही हो गया, यस सर गुड हो गया ना कि ये वाला फैक्टर क्योंकि बढ़ेगा, ये बढ़ने से ये वाला फैक्टर कम होगा, और ये फैक्टर जो है ये 1 में से सब्ट्रैक्शन कर रहा है, ये फैक्टर जितना छोटा होगा आंसर 1 के उतना करीब होगा। तो ये जो पार्ट है ये एडजस्टेड आर स्क्वायर के अंदर या बेसिकली आर स्क्वायर्ड के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये उस इम्प्रूवमेंट को अप्रिसिएशन के खाते में डाल रहा है, ये वाला काम। और ये जो पोर्शन है ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स को के हवाले से पेनल्टी वाली चीज आ रही है। अब इसको भी अंडरस्टैंड करें। तो ये सेकंड पॉइंट भी इसी की फेवर में लिखा हुआ है जो पहला हम डिस्कस कर रहे थे, जो भी रेक्टेंगल में मैंने बंद किया हुआ है। इफ एडिशन ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंप्रूव्स आर स्क्वायर्ड वैल्यू देन 1 माइनस आर स्क्वायर विल डिक्रीज which will help improving adjusted r square, which we just discussed with the help of numbers. ठीक हो गया। Now by adding new variable n minus 1 divided by n minus p minus 1 will increase this, thereby increasing this whole negative वाला part है वो उसको increase करेगा and hence decreasing adjusted r square. Here p is the number of independent variables. ये जो कितने number of independent variables हम इसके अंदर सिस्टम में ला रहे हैं वो यहाँ पे। अगर आप 2 वेरिएबल्स लेके आ रहे हैं तो p2 होगा, अगर आप 3 वेरिएबल्स लेके आ रहे हैं तो p3 होगा, 4 वेरिएबल्स लेके आ रहे हैं तो p4 होता जाएगा। तो n में से ये वाली चीज जो है ये उसी हिसाब से क्या करती जाएगी, कमी करती जाएगी। ठीक है, तो जब ये वाला फैक्टर नीचे वाला जितने वेरिएबल्स आप ज्यादा कर देंगे, फॉर एग्जांपल आप एक आपका मॉडल आ रहा है वो 5 वेरिएबल्स पे ठीक ठाक अच्छी प्रिडिक्शन दे रहे हैं, उसके बाद वो जो अच्छी प्रिडिक्शन देता है वो 20 वेरिएबल्स पे जाके देता है कि वो जरा बेहतर प्रिडिक्शन आती है, बाकी तकरीबन 5 वाली ही आ रही है। 6 7 8 9 10 करते 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 आप 19 तक पहुंच गए हैं। 20th वेरिएबल उसके बाद जो आपने ऐड किया वो बेहतर प्रिडिक्शन दे रहा है, थोड़ी सी बेहतरी ला रहा है। तो इसका मतलब है कि कहाँ पे एक जगह पे P5 था और जो नेक्स्ट थोड़ी सी बेहतरी आई वो 20 पे जाके आई। तो उससे उसका क्या मतलब है कि n में से 5 निकालना और n में से 20 निकालना एक बड़ा फर्क है ना। अगर n मेरे पास से 100 है, 100 में से 5 निकालूंगा तो वो 95 आएगा, -1 है इसको अगर हम करें तो ये क्या आ जाएगा 94 इसको कह देते हैं। और अगर 100 में से 20 निकालूंगा तो क्या आएगा 80 सर -1, तो ये 79 आ जाएगा। ठीक है,
ये वाला फैक्टर डिनोमिनेटर, अच्छा डिनोमिनेटर 94 होगा तो क्या करेगा, ऊपर तो n-1 ही है ना, ऊपर 99 ही है दोनों केसेस में, ऊपर कोई p का मुल्तकल नहीं है, सही है। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अगर मैं इसको 101 ले लेता हूँ तो ये वाली चीज 95 बन जाएगी और ये वाली चीज क्या बन जाएगी 80 और ऊपर क्या होगा 100, ठीक है। तो 100 को अब डिवाइड करें किससे 95 से, एक केस में, और दूसरे केस में आप 100 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 80 से। कौन सा फैक्टर पड़ा, सर 100/9 ये वाला बड़ा होगा ना, यस सर, डिनोमिनेटर भी छोटा है डिनोमिनेटर इसमें। जितना छोटा होता है, जी सर। डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है ऊपर तो 100 ही रहना है ना, फर्क तो ये p डाल रहा है, अदरवाइज तो अगर ये p जो है वो से 1 है तो ये n-1 ओवर n-2 हो जाएगा, है ना, ऑलमोस्ट 1 ही बन यस जाएगा ना सर। ये, p यस जितना सर। बड़ा होता जाएगा उतना ही ये फैक्टर जो है वो बड़ा होता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, क्योंकि वो माइनस करी जा रहा है नीचे से, 95 की बजाय 80 पे पहुंच गए हम, अब ये फैक्टर बड़ा होएगा, अगर ये करते 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 हम 50 पे पहुंच जाए तो ये 2 पे पहुंच जाएगा, है ना, 100/52 हो जाएगा। तो ये फैक्टर जितना बड़ा हो जाएगा, ये फैक्टर जितना बड़ा होगा उतना ही फिर ये वाला फैक्टर बड़ा होगा, ठीक है। 1 में से जब ये वाला फैक्टर बड़ा होगा तो ये पूरा नेगेटिव होने वाला फैक्टर भी बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव होने वाला फैक्टर जब बड़ा होगा तो क्या होगा 1 से कम वैल्यू आएगी, तो जो एप्रिसिएशन है वो इस क्वेश्चन के अंदर है, इसका मतलब है कि ये जो 1 माइनस आर स्क्वायर्ड है ये आर में कितनी बेहतरी आ रही है, ये उसके एंड से पॉजिटिविटी ला रहा है, और p जो है वो जितने वेरिएबल्स आप ऐड करें उस हिसाब से कमी ला रहा है, ठीक है। तो ये कमी लाने की कोशिश कर रहा है, ये बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा है। अब फिर ये होगा कि जो कमी आ रही है वो अगर ज्यादा आ रही है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है बनिस्बत बेहतरी के, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर करना शुरू हो जाए। नया वेरिएबल तो ऐड कर लिया, पहले आ रही थी वैल्यू 0.972, अब के बाद जो वैल्यू आ रही है वो जो बेहतरी आई आर स्क्वायर्ड में से आर स्क्वायर्ड आ गया 0.9721। तो अभी मैं इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड की नहीं, आर स्क्वायर्ड की बात कर रहा हूँ, 0.9721 ये 0.0001 उसमें बेहतरी आई। और लेकिन ये जो वेरिएबल एक नया ऐड करने से जो ये वाली पेनल्टी ऐड हुई है, ये पेनल्टी का इम्पैक्ट है 0.0002। अगर पेनल्टी का इम्पैक्ट 0.002 है और जो बेहतरी आ रही है उसका इम्पैक्ट 0.0001 है, तो कौन जीता, ये है पेनल्टी और ये है बेटरमेंट या इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब है कि ये इम्प्रूवमेंट तो इतनी 0.0001 आई थी, लेकिन जो इस वेरिएबल को ऐड करने से पेनल्टी का इम्पैक्ट था वो 0.0002 बन गया, तो इसका मतलब कि पेनल्टी जीत गई और बेहतरी जो है वो या यस सर। बेटरमेंट जो है वो कम थी। तो हाँ इस सूरत में फिर क्या होगा कि ओवरऑल जो है इसका आंसर 1 माइनस ये वाला जो सारा है वो 0.972 की बजाय 0.9719 हो जाए शायद, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा गिर गया, जो बेहतरी आई थी वो कोई खास नहीं आई थी, जबकि जो वेरिएबल की एडिशन की कॉस्ट थी वो ज्यादा थी। समझ में आ गया? यस सर। इस तरह से ये जो p है ये वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जो कि हम सिस्टम को के अंदर ऐड करते जा रहे हैं, नए वेरिएबल्स। वो जैसे जैसे नए वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे
वैसे वैसे पेनल्टी बढ़ती जाएगी, और आर स्क्वायर की वैल्यू चूंकि डिक्रीज तो होनी नहीं है, ये तो हमने समझ लिया हुआ, तो या तो वो उतनी ही रहेगी, अगर वो उतनी ही रह रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज भी नहीं हो रही, तो फिर पेनल्टी की वजह से वैसे ही वो पीछे चली जाएगी, है ना। और दूसरा केस ये है कि वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए, वो कितनी बेहतर हुई है और उसको पेनल्टी कितनी पड़ी है, ये ऐसे ही है जिस तरह आप बिजनेस हम करते हैं ना, बिजनेस में हम कहते हैं कि अच्छा यार ये वाली मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इस इन्वेस्टमेंट से मैं देखता हूँ कि मुझे प्रॉफिट कितना आता है, इन्वेस्टमेंट मैं कर देता हूँ लेकिन प्रॉफिट मुझे कोई नहीं आता, फिर पेनल्टी पड़ गई ना मुझे। सर और लॉस दूसरा ये है पेनल्टी कि होगी। वो लॉस हो गया ना। तो दूसरा ये है जी कि सर, मैं पेनल्टी। इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बेहतरी आती है लेकिन कोई खास बेहतरी नहीं आती, तो तभी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी काम की नहीं है। नहीं इस होती है। कंफ्यूजन इस नोयत की है कि आप जो वेरिएबल्स नए ऐड कर रहे हैं वो कितनी की बेहतरी ला रहा है, अगर वो कोई कंसिडरेबल बेहतरी ला रहा है तो एडजस्टेड आर स्क्वायर में बेहतरी आएगी, अगर वो कंसिडरेबल बेहतरी नहीं ला रहा फिर गड़बड़ी है। सही बात समझ आ गई। यस सर। शायद जिन लोगों ने डाटा माइनिंग पढ़ी है उनको इन चीजों का कुछ पहले से बेहतर आइडिया हो, तो अगेन हमारी कोई assumption नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, ये कुछ और चीजें मैं आपके साथ इसी कॉन्टेक्स्ट में कोशिश करता हूँ डिस्कस कर लूँ। हमने वो देखा था ना कि मॉडल की समरी जब आप करते हैं प्रिंट, ये आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। ये मॉडल की समरी नजर आ रही है, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं आर स्क्वायर्ड और एडजस्टेड आर अभी स्क्वायर्ड आपको नजर आ रहा है। जी सर। जी सर, अब आइए। ये जहाँ पे ये मेरा माउस है ये नजर आ रहा है, आर स्क्वायर्ड क्या जी वैल्यू आ रही सर, है, आ रहा है सर। 0.947। और एडजस्टेड में क्या आ रही है, 945 सर। 945। ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये जो वेरिएबल हमने इस केस में जो भी वेरिएबल के साथ मैनिपुलेशन की है उसकी वजह से ये इस वैल्यू में आर स्क्वायर्ड की वैल्यू जो है वो अपनी जगह शायद सस्टेन कर रही है, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड की जो वैल्यू है वो फर्क आ रही है। तो हमारी कोशिश फिर क्या होनी चाहिए कि एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज को हम कैलकुलेट करके और उनकी बेस पे अपने डिसीजन करें, ना कि आर स्क्वायर्ड की बेस पे। सबसे ज्यादा रिलायबल जो है वो पहला जो हमने बिल्कुल बेसिक सा पढ़ा था वो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर था। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के बाद फिर हमने आर स्क्वायर देखा। आर स्क्वायर के अंदर प्रॉब्लम क्या था कि वो डिक्रीज कभी नहीं होता, तो डिक्रीज नहीं होता तो फिर वो हमें इंक्लाइन कर सकता है कि इनफाइनाइटली मैनी वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो कि मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो अननेसेसरीली बहुत सारे वेरिएबल्स को सिस्टम का पार्ट बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगा। आज का कम हो जाएगा। नहीं, आर स्क्वायर ने तो कम होना ही नहीं है, वेरिएबल ज्यादा करते जाएं आर स्क्वायर ने कम नहीं होना, एडजस्टेड आर स्क्वायर कम होगा। लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर अगर हमें से हम क्यों एडजस्टेड की तरफ जाएं, अगर हमारा ये कम नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि या तो ये इतना ही रहेगा या ज्यादा हो जाएगा।
अगर ये इतना ही रहेगा और या ज्यादा हो जाएगा तो फिर मुझे क्या जरूरत है, फिर मैं आगे चलता जाता हूँ, जब ये 0.94 से 0.95 पे पहुंच जाएगा, 0.947 से 300वां वेरिएबल मैंने ऐड किया और ये 0.95 पे पहुंच गया 947 पे, तो मेरे लिए अच्छा नहीं हो गया? यस सर। तो फिर इस बात का मतलब ये है कि मैंने 50 करोड़ रुपए लगा के 5 लाख रुपए कमा लिए। इस बात का क्या मतलब है कि मैंने 50 करोड़ रुपए लगा के 5 लाख 5 कमा लाख रुपए कमा लिए। कोई आपको सियाना कहेगा? नो सर, 50 करोड़ भी सियाना नहीं तो कमा कोई सकते। नहीं कहेगा, है सियाना तो कोई नहीं कहेगा, है ना? कुछ और ही कहेगा। यस। हाँ, तो बेसिकली बात यह है कि हम जब वेरिएबल्स को ऐड करते हैं सिस्टम में तो उसकी एक कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी तो होती है। मुफ्त में तो कोई वेरिएबल नहीं ऐड हो रहा था, ठीक है? तो उसका मतलब ये यस होता है कि सर। आप फिर इतना सारा डाटा पॉइंट्स को आप कलेक्ट करेंगे, उसका वो वेक्टर जो है वो इतना बड़ा बनेगा, फिर उस वेक्टर के हवाले से सारी जो आपकी कंप्यूटेशन हैं वो भी बहुत ज्यादा होंगी, और इतनी ज्यादा कंप्यूटेशन करने के बाद आपका जो बेनिफिट आपको मिल रहा है एट द एंड ऑफ द डे वो क्या है? 0.003 एक्यूरेसी के अंदर, ठीक है? which effectively is not a गुड चॉइस कि आप इतने ज्यादा वेरिएबल को ऐड करने के बाद 0.003 एक्यूरेसी लेके। ये बात समझ आई है? यस सर। तो वो जो पेनल्टी हमने सोची हुई थी वो पेनल्टी फिर यहाँ पे हमारे काम आती है कि वो वेरिएबल्स को ऐड करते वक्त जब पेनल्टी पड़ेगी तो एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो गिरता जाएगा, तो इस तरह से ये हमारा मसला सेटल हो जाएगा। मेरे बच्चे जान कर रहे थे मैं उधर सुलह करा के आया। नाइस। कोई बात नहीं सर। अच्छा, समझ आ गई सारी चीज की? जी सर। वेरी गुड हो गया। तो ये जब हम मॉडल डॉट समरी को प्रिंट कराते हैं, ये जो रिग्रेसर अंडरस्कोर ओएलएस डॉट समरी है, तो ये जो समरी है वो ये सारी चीजें शो करती है, जिसमें ये पी वैल्यू वाली चीजें भी थी और आर स्क्वायर्ड भी होती है। तो आर स्क्वायर्ड, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड, ये सारा कुछ हमें नजर आ रहा था। इसमें से हम एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड जो है वो हमारे लिए सबसे प्रेस्टिजियस। सर जी आप कह रहे थे कि ये बैकवर्ड एलिमिनेशन इसमें उसने काफी गलत तरीके से की हुई है। हाँ हाँ, ये वाली मैंने तो आपसे इसका कहा था कि देखिएगा जी अच्छा तरीका। इसका हर तरीका यही होता है, बस इसमें ऑप्टिमल ये कर देगा कि वो उसे फंक्शन बना देगा और बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। कॉलम वो लूप के थ्रू माइनस कर देगा, क्योंकि हर कॉलम में हमें करना होता है ना, इसलिए बार बार तो लिखना पड़ता है। दूसरा तरीका ये होगा कि इसी को फंक्शन में करके लूप के थ्रू कर दे। वो किया आपने? नहीं सर, अभी से देखा था। चलो वो अगर कर लिया ना तो वो फिर क्लास के साथ शेयर कर देना है इसी ईमेल, ठीक है? ठीक है सर। गुड। ये चल गया था यार, मेरे पास तो नहीं है चला अभी तक। सर नहीं चला गया।
तो इसका भी देखना कि हो सकता है वो लाइब्रेरी में कोई ये होती रहती है ना, वो फंक्शंस ऑब्सोलीट होते रहते हैं। जी सर, तो न्यू इसको जरा पाइथन देख में वो लेना कि ये क्या है। वो फिर आप इसका देख के ना रकम, इसके भी जो जी करेक्ट सर, वर्जन है वो जरा भेजना। ठीक है सर। ठीक है, गुड है। अच्छा, अभी हम एक अभी टाइम है हमारे पास, हम एक और छोटी सी चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रिग्रेशन में और मशीन लर्निंग के मॉडल में एक बड़ी खुशाइंद बात यह है कि कोई भी आपने मॉडल चलाना हो, तकरीबन तकरीबन उसका पीस ऑफ कोड सेम है। सिर्फ मॉडल के लेवल पे जाके हमें हल्की फुल्की सी ट्विकिंग करनी पड़ती है और हमारा मसला हल हो जाता है। तो स्क्रीन शेयर हो रही है कोई आपको? सर पावर पॉइंट्स की हो रही है हाँ, ये शो कोड हो की रही है इसमें। पॉलिनोमियल रिग्रेशन की। यस। सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन नजर आई है? यस सर। तो हमारे पास दो तीन और तरह की भी मल्टीपल और तरह की हैं रिग्रेशन, जिस तरह ये पोलिनोमियल नॉन लीनियर की तरफ जब हम जाते हैं मल्टीपल रिग्रेशन की तरफ, तो उसमें नॉन लीनियर रिग्रेशन में एक और टाइप क्या है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। ये जो सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये हाइपर प्लेन्स ड्रॉ करते हैं। हाइपर प्लेन्स जब हम हायर डायमेंशंस में चले जाते हैं ना, तो हायर डायमेंशंस में दो चीजों को सेग्रीगेट करने के लिए फिर एक लाइन नहीं रह जाती, बल्कि क्या बन जाती है, हाइपर प्लेन। जिस तरह आप एक रूम की पार्टीशन करते हैं ना, यस रूम सर। की पार्टीशन अगर करनी हो तो क्या करेंगे, लाइन तो नहीं ना लगाएंगे। लाइन जो है वो एक वन डायमेंशनल चीज है। लाइन जो है वो एक दीवार की पार्टीशन कर सकती है ना, कि आपने एक दीवार के ऊपर एक लाइन लगा दी तो राइट साइड वाला पोर्शन हो गया और लेफ्ट साइड वाला। लेकिन अगर आपने पूरे रूम की पार्टीशन करनी है तो फिर आपको पूरा एक वो हम एक वो लेके आते हैं, से एल्यूमिनियम की पार्टीशन लेके आते हैं, या से कोई वो जो आजकल मिलते हैं ये बोर्ड से, कार्डबोर्ड पे ये जो बोर्ड है वुडन, यूवी शीट्स हो गई या कुछ भी हो गया, इस तरह की चीजें हम लेके आते हैं और उसको हम पार्टीशन कर देंगे। ये जो चीज होती है इसको हम प्लेन कहते हैं। ये इन इटसेल्फ एक एक्स और वाई एक्सिस कैरी करती है, एक पूरी प्लेन होती है। बात समझ आ रही है? इमेजिन कर रहे हैं रूम की पार्टीशन, और एक लाइन से आप रूम की पार्टीशन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, पूरी दीवार लगानी पड़ती है। लाइन से लाइन से आप करेंगे भी तो वो एक धागा ही होगा, धागे से आर पार सब नजर आ रहा होगा, है ना। यस सर। वो लाइन कोई ट्रू पार्टीशन नहीं होगी, और वो उसके इर्द गिर्द सारा कुछ जो है वो मिक्स एंड मैच हो रहा हो। तो आप अगर उसको पूरी एक दीवार कर देते हैं, कोई शीट लगा देते हैं, एल्यूमिनियम की पार्टीशन लगा देते हैं, तो वो पार्टीशन हमारे काम आती है। ये जो पार्टीशन है इसमें फिर आप से एक साइड बच्चों के लिए और एक साइड से बड़ों के लिए अगर आप कर देते हैं तो ये बेहतरीन हो गया। या मस्जिदों में आजकल रमजान में तरावी हो रही है तो आप इसी तरह कहते हैं ये फीमेल सेक्शन है, ये मेल सेक्शन। तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज है उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हाइपर प्लेन इनको कहते हैं कि हम प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो प्लेन है ये 3 डायमेंशन में हमें 2 डायमेंशनल वो चाहिए होता है, ये प्लेन, जिससे हम के पार्टीशन कर सकें, सेग्रीगेशन कर सकें। मैथमेटिकली स्पीकिंग हायर डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं। उन हायर डायमेंशंस में जब आप फोर डायमेंशन में चले जाएंगे तो आपको 3 डायमेंशनल प्लेन चाहिए होगी, हाइपर प्लेन उसे कहते हैं। इसी तरह आप n डायमेंशन में चले जाते हैं तो आपको n-1 डायमेंशन की हाइपर प्लेन चाहिए होती है, जो कि 2 हिस्सों में सेग्रीगेशन कर सके। ये जो सपोर्ट वेक्टर है ये हायर डायमेंशंस में सेग्रीगेशन करने के लिए सपोर्ट वेक्टर टाइप चीजें इस्तेमाल होती है। इसके अंदर फिर ये इसको हम कहते हैं कि ये स्प्रीट टाइप कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं, कि ये जो हमारे सपोर्ट वेक्टर्स हैं, ये जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, इनको क्या कहते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स। तो हम इनको कैप्चर करने के लिए और इनको एक दूसरे से ये हम ये जो प्लेन्स ड्रॉ कर रहे हैं ये वाली, या इसको भी फिलहाल आपको लाइंस की फॉर्म में नजर आ रही है, तो ये लाइंस या प्लेन्स जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हम इन सारे वेक्टर्स को एक दूसरे से मैक्सिमली डिफरेंशिएट करने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं।
उसका आइडिया क्या होता है कि ये जो इनका डिस्टेंस है ये इतना बेहतर हो कि जो इसके तरफ पॉइंट हो रहे हैं वो इधर रहें और जो इसकी तरफ पॉइंट हो रहे हैं वो इधर, वो इसके करीब रहें, और इस डिस्टेंस को हम एप्सिलॉन कहते हैं। तो इसमें सपोर्ट वेक्टर के अंदर हम इस नोयत पे काम कर रहे हैं। तो अगेन ये भी वो रिग्रेशन मॉडल है जिसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन मॉडल। जस्ट आप लोगों को इससे ओरिएंटेशन देना मकसद है ताकि आपको एक थोड़ा बहुत सेंस हो कि ये क्या है। इसकी भी मैंने ये स्क्रीनशॉट डाल ली थी। वही हमारा जो सैलरीज वाला प्रॉब्लम है, वो सैलरीज वाले प्रॉब्लम के लिए अगर हम सपोर्ट वेक्टर की तरफ जाएं तो ये जो ये हमने sklearn.svm इंपोर्ट से इंपोर्ट कर लेना है svr सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, और इसके अंदर कर्नल्स होते हैं, डिफरेंट कर्नल्स। ये जो RBF कर्नल है, ये जो थोड़ी देर पहले अभी मैंने ये गॉसियन कर्व आपको बना के दिखाया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये उस तरह के डाटा के लिए सबसे बेहतर होता है। इसके और भी कुछ डिफरेंट कर्नल्स होते हैं, तो हम कर्नल की वेरिएशंस के थ्रू भी मॉडल को देख सकते हैं कि कौन सा कर्नल जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगेन थर्ड स्टेटमेंट इज, ये हमने क्या किया कि लाइब्रेरी से अप्रोप्रिएट मॉडल क्लास इंपोर्ट की, उस क्लास को हमने यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका डिफॉल्ट कर्नल भी यही होता है, तो अगर मैं सिर्फ इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर देता तो कर्नल RBF ही सेट करना। तो जस्ट इसको क्लैरिटी के लिए ये लिख दिया हमने। और रिग्रेसर डॉट फिट, उसके बाद आपने किया अगेन वो x और y आपका वैसे का वैसा है, ये स्टेटमेंट भी आपकी वही रहती है, सिर्फ आपने मॉडल चेंज किया। अच्छा, एक और चीज ये थी कि हमने जब लास्ट मॉडल हमने किए थे तो उसमें हमने देखा था कि हमने ऐसा स्केलिंग नहीं की, लेकिन यहाँ पे फीचर स्केलिंग को हमने ऑन कर दिया। तो अगेन ये वाली चीज भी जो है, ये कुछ लाइब्रेरीज जो है उनके अंदर फीचर स्केलिंग मॉडल का पार्ट होती है, लेकिन SVR चूंकि बड़ा कोई फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिग्रेशन मॉडल्स में से ये नहीं आता। हम लीनियर और पोलिनोमियल और ये जो रिग्रेशंस हैं ये वाली हम करते रहते हैं, जो पहले हमने 3 पढ़ी, लेकिन SVR और जो अभी आगे हम पढ़ेंगे डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशंस, इनमें एज सच इनके बड़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होती। तो इसलिए अगर इनको इस्तेमाल करना है तो इनकी लाइब्रेरीज के अंदर फीचर स्केलिंग शामिल नहीं है। तो ये फीचर स्केलिंग वाला कोड जो है ये हमने इसको अनकमेंट कर दिया। हमने जो अपना स्टार्ट में प्री प्रोसेसिंग में याद है हमने फीचर स्केलिंग वाला काम किया था, तो वही यस पीस ऑफ सर, कोड याद है। यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये फीचर स्केलिंग हो जाएगी। x की अलग से स्केलिंग होती है, y की अलग से स्केलिंग होती है। अच्छा, इसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट में आप वैल्यू दे देते हैं। जब आप वो प्रिडिक्ट करेंगे तो चूंकि वो फीचर स्केल्ड होंगे तो वो वैल्यू वियर्ड सी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू आ जाए 0.6342। हम इसमें सैलरी उसकी प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पोजीशन वाइज, तो पोजीशन वाइज सैलरी जो है वो उसकी से आनी चाहिए थी 3,15,000। तो सैलरी की वैल्यू क्या आ रही है 0.625। तो हमें क्या पता लगेगा 0.625 और 3,15,000 में क्या है। तो फिर इसको क्या करते हैं, इसको इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। वो इसका जो है इसी जो sc_x डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और फिर उसके अंदर वो वैल्यू पास कर देते हैं। तो इसका मतलब जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसको इनवर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, ये y वाला इनवर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे, x वाला नहीं करेंगे क्योंकि y को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब से y की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी स्केलिंग के लिए, उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म वो वापस हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये बात समझ आई है? आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त से उसने -1 से 1 के दरमियान अगर सारी वैल्यूज ले आया था, तो सैलरीज तो लाखों में थी, लाखों की वैल्यूज को उसने -1 और 1 के दरमियान ले आया था। तो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी वो भी -1 और 1 के दरमियान होगी। उससे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगी कि इसकी कितनी तनख्वाह बन गई इस बंदे की। उसको सर इनवर्स हम अपनी रेंज नहीं दे सकते? आई डोंट इसको नो, अपनी रेंज देने का कोई वो पॉइंट नहीं है। लेट इट डू इट इन इट्स ओन वे, क्योंकि वो इसके भी स्केलिंग के अपने तरीकेकार एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है,
जी ये सर। बिल्कुल ऐसे ही बात है जैसा कि हम फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि अब हम ये लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह जावा ने लाइब्रेरी बनाई हुई है, पाइथन ने लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं, वो लाइब्रेरीज कई लिहाज से ऑप्टिमाइज्ड हैं और उनकी जो रिगरस इम्प्लीमेंटेशन और उनके अंदर तमाम तरह के एक्सेप्शंस और हर तरह की चीज़ों को हैंडल किया हुआ है, ठीक है। और मैथमेटिकली अगर किसी चीज़ को सॉल्व किया हुआ है या प्रोसेस किया हुआ है तो वो सबसे अच्छे तरीकों से या जो वाइडली यूज्ड बेस्ट प्रैक्टिस है उसको इम्प्लीमेंट किया होता है ऐसी लाइब्रेरीज में। तो अगर हम अपनी वैल्यूज देने की कोशिश करेंगे तो उससे गड़बड़ होने के चांसेस हैं, वो अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन ना हो और उसमें कुछ ना कुछ बायस रह जाए तो वो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो बेहतर यह है कि आप जो डिफॉल्ट बिहेवियर है इन लाइब्रेरीज का उसको ही आप अगर यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आप वैसे ये यस फॉर द सर। सेक ऑफ प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसको बगैर स्केलिंग के करें और उसके बाद उसको उसको प्रिडिक्ट करके देखें और स्केलिंग करके आप प्रिडिक्ट करके देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस नजर आएगा प्रिडिक्शन के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट इज डिसीजन ट्री रिग्रेशन। ट्री जो है वो क्या करता है, डिसीजन ट्री एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें कि हम एक इस तरह का ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना दें। हम हर स्टेप पे ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस बुनियाद पे इसको डिवाइड किया जाए। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, x1 और x2। x1 की बुनियाद पर पहले डिवीजन करनी है या x2 की बुनियाद पर डिवीजन करनी है, ये हमने खुद सोचना और किस वैल्यू पर डिवीजन करनी है। अब इसमें अगर आप इस डाटा को देखें तो इसके अंदर कुछ क्लस्टर्स बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ये क्लस्टर है, 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 नजर आ रहे हैं ना ये सारे। इन क्लस्टर्स को अगर यस हम सर। लाइनों के हिसाब से डिवाइड करें, ये स्प्लिट्स हमें ये सारे के सारे नजर आ रहे हैं। हम इस तरह के स्प्लिट्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं डाटा के हिसाब से। ये हमारा स्प्लिट वन जो है वो ये है, इसका मतलब ये सारे डाटा पॉइंट एक साइड पे हो गए, ये सारे डाटा पॉइंट्स एक साइड पे। उसके बाद हमारा जो स्प्लिट टू है वो इन दोनों के हिसाब से, एक साइड पे ये दोनों हो गए और एक साइड पे ये हो। स्प्लिट थ्री में अब हमने इस पोर्शन को जो स्प्लिट वन में था उसको स्प्लिट किया तो इसमें ये ऊपर वाला पोर्शन अलग हो गया और नीचे वाला अलग हो गया। ये काइंड ऑफ जिस तरह से आपके वो क्लस्टर्स बनते नजर आ रहे हैं उसकी बेस पे ये स्प्लिटिंग आइडेंटिफाई होती है। कैसे होती है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। और फिर ये दिस इज स्प्लिट नंबर 4, इसके अंदर हमने इन दोनों को आपस में स्प्लिट कर दिया, ठीक हो गया। इस तरीके से ये स्प्लिटिंग हो गई। इस स्प्लिटिंग को फिर हमने जिस हिसाब से हमने स्प्लिट किए थे, स्प्लिट वन क्या था, ये x को 20 के ऊपर आप स्प्लिट कर दो, लेस देन 20 एक साइड पे और ग्रेटर देन 20 दूसरी साइड। तो दिस इज व्हाट वी डिड, x लेस देन 20 यस, x ग्रेटर देन 20। ये लेस देन 20 जब आपने लिख दिया, अगर ग्रेटर देन 20 कर देते तो यस में उल्टा हो जाता। हमने लेस लिखा है, किसी भी एक फॉर्म से आप कर सकते हैं। तो लेस देन 20 वाले इधर और ग्रेटर देन 20 वाले इधर। अच्छा, अब जो लेस देन 20 वाले हैं उनके लिए फिर हमने क्या किया, उनको हमने कहा कि y की वैल्यू जो है वो 170, ये देख रहे हैं 170, y की वैल्यू 170 से ज्यादा और कम, तो x2 इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं y को, x2 की वैल्यू लेस देन 170 और x2 की वैल्यू ग्रेटर देन 170, ये स्प्लिट हो गया। और फिर इसके नेक्स्ट लेवल पे अगर हम आ जाए, ये 40, x1 की वैल्यू लेस देन 40 और ग्रेटर देन 40, x1 की वैल्यू लेस देन 40 और ग्रेटर देन 40। अगर हम यहाँ से यूं टक 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 चलते आए तो हमें कुछ ना कुछ पता लग जाएगा। अभी मैं आपको इसका समझा देता हूँ कि ये पता क्या है। दूसरी पार्टीशन पे अगर हम आ जाए, ये x1 लेस देन 20 के बाद यहाँ पे ये पार्टीशन हुई x2 200 के हिसाब से, ग्रेटर देन 200 और लेस देन 200। ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर x2 लेस देन 200 और ग्रेटर देन 200 ये दोनों अपनी अपनी जगह पे आ। ये पूरे हम जो है डाटा की जो स्प्लिट्स और उनकी बंडलिंग या क्लस्टरिंग हो रही है उस क्लस्टरिंग के हिसाब से हम ये लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं डिसीजन ट्री के अंदर। अब होता यह है कि हम इन सारे जो स्प्लिट्स हैं हर स्प्लिट के कोरिस्पॉन्डिंग उसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी डू, हर स्प्लिट की एवरेज हमने कैलकुलेट कर ली।
तो ये जो एवरेजेस हैं, इन सारी एवरेजेस को इन बॉक्सेस में फिल कर देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग बॉक्सेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जगह को फिल करने की कोशिश करूंगा तो मैं कहूँगा x1 लेस देन 20, x2 लेस देन 200, x1 less than 20 and x2 less than 200, 300.5. That means इस जगह पे 300.5 आ जाएगा। और अगर इधर आऊंगा तो इधर ये ऊपर वाली वैल्यू 65.7 आ जाएगी, इस जगह पे 67.5 आ जाएगी, एंड सो ऑन। बाकी के जो ये तीन बॉक्सेस हैं इनके अंदर ये तीन वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग जगहों पे आ जाएंगी। इस तरीके से डिसीजन ट्री टाइप चीज बन जाती है। अगेन हमारा फर्क क्या रह गया? हमारा फर्क यही हो गया, जब आपने sklearn.tree से इंपोर्ट कर लिया डिसीजन ट्री रिग्रेसर और इसको भी आपने रैंडम सेट 0 पे इनिशियलाइज करा दिया, कंस्ट्रक्टर्स का कॉल किया और फिट कॉल किया और प्रिडिक्ट कर दिया। तो ये इससे भी आपका ये जो सारा मसला है, अब ये प्रिडिक्शन में क्या वैल्यू देगा? ये प्रिडिक्शन में अगर से कोई भी वैल्यू जो कि इधर कहीं लाई कर रही होगी ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कोई वैल्यू है जो कि इस जगह पे है, प्रिडिक्ट वाली वैल्यू आपने दी है जिसका x1 जो है वो 25 है और x2 जो है वो 55 है, तो 25 और 55 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो 25 और 55 के लिए उसका आंसर क्या आएगा? -64.1। इस बॉक्स के अंदर, ये थोड़ी सी मुश्किल बात है समझनी, लेकिन ऐसे ही है ये। इस बॉक्स के अंदर अगर कोई भी हमारी वैल्यू प्रेडिक्ट हो रही है पूरे बॉक्स में, उसका आंसर ये ट्री यही देगा। एक सर ये अजीब सी 20 बात से है लेकिन 40 ऐसा के ही है। दरमियान वाला जो बॉक्स है, मतलब अब ये देखो ना, ये 20 से 40, एक x1 की जी वैल्यू जी 20 से 40 है और x2 की वैल्यू क्या है? 0 से लेके 170 170, 0 से लेके 170 तक सर। ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू देता हूँ 35 और 65, तो वो इधर ही आएगा ना, जी सर इधर ही आएगा। तो उसकी वैल्यू जो है वो यही आएगी, 35 65 की भी यही आएगी, ठीक है, और 39 168 की भी यही वैल्यू आएगी, जी सर। ठीक है। तो ये पूरे इस इलाके का एवरेज। ये जो अभी हम आप इसकी इस तरह की एक नोशन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी भी है। अभी हमने एवरेज से जो इवैल्यूएशन मेजर्स के अंदर हमने देखा था कि एवरेज लाइन ड्रॉ कर दो और उस एवरेज से डिफरेंस निकालो, जी है जी ना। सर अभी पढ़ा। एक सम ऑफ स्क्वायर्स जी था और सर एक पढ़ा। एवरेज वाला। तो ये वो जी एवरेज सर। वाली टाइप चीज है कि इन चारों की एवरेज निकालो और वही प्रेडिक्ट कर दो, चीज उसके इर्द गिर्द ही कहीं होगी, बहुत ज्यादा एरर आने के चांसेस नहीं है। समझ आ गई? जी सर आगे। इसको अगर आप इंट्यूशन इसकी समझने की कोशिश करें कि ये इसने क्या ऐसी सियानत कर दी है कि इतने बड़े तथ्य के लिए एक ही वैल्यू प्रेडिक्ट करके बैठ गया है, इसने वही हरकत की है। इसने कहा है कि यार मैं अब इसका क्या करूं, इस हिस्से का इसका एक ही निकाल लेते हैं, और अगर एक ही वैल्यू निकालनी है तो एवरेज निकाल दो, क्योंकि अगेन अगर आप यूं बेल कर्व बनाते हैं, बेल कर्व के अंदर ज्यादातर चीजें एवरेज के इर्द गिर्द ही घूम रही है, एवरेज से थोड़े थोड़े डिफरेंस बाकी चीजें घूम रही होंगी, लिहाजा कोई ऐसा मसला नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा गलत आंसर्स नहीं होंगे। अच्छा, इसी की फिर आगे एक फर्दर फॉर्म होती है, उसे क्या कहते हैं? रैंडम फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? ये क्या है? ट्री। सर इसके बैकएंड ट्री। में एंट्रोपी होती है। सर रैंडम फॉरेस्ट। हाँ, रैंडम फॉरेस्ट में क्या आ गए? ट्री और फॉरेस्ट में क्या फर्क होता है? ट्री फॉरेस्ट में काफी ज्यादा ट्रीज होते हैं। बस इतनी सी बात है। अब हमने क्या करना है, वो मैंने इसमें डाला नहीं डाला। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, इसकी समझ आ गई? जी सर आ गई है। रैंडम फॉरेस्ट यही काम ही करी जाता है बेसिकली। रैंडम फॉरेस्ट एक्चुअली इसी को इस्तेमाल कर रहा था। रैंडम फॉरेस्ट जरा सियाना बनता है, ये सारे डाटा पॉइंट्स है ना, जी तो सर। इन डाटा पॉइंट्स के अंदर से वो कहता है कि अच्छा ऐसा करो 20 डाटा पॉइंट्स पकड़ लो, इन जनरल हम उसे के कह देते हैं, ठीक है। वो कोई से 20 डाटा पॉइंट्स उठाता है और उन डाटा पॉइंट्स के ऊपर स्प्लिट स्प्लिट मार देता है, ठीक है। फिर वो कोई से और डाटा पॉइंट्स 20 उठाता है, अनदर 20, और उसके ऊपर भी स्प्लिट स्प्लिट अपने कर लेता है। अब से उसमें उस
में जिस तरह के डाटा पॉइंट्स आएंगे फिर स्प्लिट्स उस हिसाब के बनेंगे ना, क्योंकि स्प्लिटिंग क्लस्टर्स की बुनियाद पे होगी। रिमेम्बर, ये समझ आ रही है ना? तो जिसमें जिस नोयत का डाटा आएगा वो उस हिसाब की हो सकता है कि वो कोई इस तरह की क्लस्टरिंग हो जाए, है ना? ये डाटा पॉइंट्स अगर हो इनमें से गिने चुने तो वो कुछ और जी तरह के सर। क्लस्टर ड्रॉ करते हैं। हो गया? इस तरह से हम करी जाते हैं, करी जाते हैं, करी जाते हैं, करी जाते हैं। तो हम एक वैरायटी ऑफ, अमूमन हम हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो 500 के करीब से हमने ट्रीज ड्रॉ कर ली। अब हमने हर ट्री के हिसाब से उस वैल्यू निकालनी। हर ट्री जो है वो अपने जिस भी खाने में वो आएगा उस खाने की एवरेज रिपोर्ट कर देगा, करेगा। करेगा सर। सारे 500 की 500 वैल्यूज आ गई। जी सर। आगे क्या करें? सो जाएं? उन 500 की एवरेज ले लें यार। कैसा? 500 ट्रीज की 500 ट्रीज के 500 जो ट्रीज प्रेडिक्शन की थी, एवरेज सर। हर ट्री जो भी हम इनपुट देंगे, जिस तरह भी हम कह रहे थे कि 55, ये और 39x1, जी सर। 39x1 था और और 55x2 था। 155 से x2 था। तो वो जी इस सर। ट्री के मुताबिक वो इस खाने में ड्रॉ हो रहा था। और ये जो मैंने येलो वाला ट्री ड्रॉ किया इसके मुताबिक वो इस खाने में ड्रॉ हो रहा है। तो इस छोटे वाले खाने की अपनी एवरेज आएगी, इस बड़े वाले खाने की अपनी अपनी एवरेज एवरेज आएगी। आएगी। ठीक है। एक तीसरा ट्री ड्रॉ हो गया, वो कुछ इस तरह का हो गया। से ये और ये, तो उसके खाते में हो सकता है वो इस हिस्से में आ रहा हो। ठीक है। तो ये उसकी इतने अपनी वाले, एवरेज आएगी सर। ये अपनी एवरेज आएगी। 500 ट्रीज के अंदर उसकी हर ट्री की अपनी अपनी एवरेज आती जाएगी। आएगी आएगी सर। या नहीं आएगी? आएगी सर। तो उन सारी 500 वैल्यूज को आप पकड़ेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ के एवरेज निकाल लेंगे। उनकी एवरेज ले लेंगे। अब इसमें चांसेस ये हैं कि हम एक ही ट्री पे रिलाय करने की बजाय हम उसी डाटा के रैंडमली हमने छोटे छोटे सैंपल्स लिए। एक मतलब इतना यहाँ पे पॉइंट ये है कि अच्छा सैंपल लें, कि बहुत ही छोटे लेवल का आप सैंपल ना लें। ऑब्वियसली हमारे पास इस तरह के मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स में काफी बड़ा डाटा मौजूद होता है। तो उस डाटा का आप एक सबसेट ले लेते हैं। उस सबसेट की बुनियाद पे आप इस तरह की चीजें करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि काफी चांसेस हो जाते हैं कि आपके जो डाटा की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो कैप्चर हो जाती है बहुत सारे ट्रीज में। और फिर वो जो एवरेज ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम, वो एवरेज निस्बतन ज्यादा सूटेबल हो जाती है। सेंस बनता है ना इस बात का? जी सर। ये सारे ट्रीज बेचारे कोशिश कर रहे हैं अपने 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 हिसाब से, और सारे डाटा पॉइंट्स मतलब कोई बड़े म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ट्रीज भी नहीं है। वो जो डाटा पॉइंट्स हमने पिक किए हुए हैं वो कई ट्रीज में सेम डाटा पॉइंट्स हैं। तो मिला मिला एग्जैक्टली सेम नहीं, मतलब कॉमनैलिटी है। हम कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा पॉइंट्स नहीं सिलेक्ट कर रहे। तो उससे जो एवरेज ओवरऑल आएगी दैट विल बी इट। वो हमारा सही आंसर निकालने में बेसियन ट्री की निस्बत जनरली रैंडम फॉरेस्ट बेहतर आंसर से, which makes sense as well due to this global average thing। समझ आ गई? यस सर। यस सर। तो ये हमारी नॉन लीनियर रिग्रेशन के अंदर से और भी, जिसमें आज हमने जो देखी एसवीएम, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन भी एग्जिस्ट करती हैं। तो नाउ विद दिस हमारा जो रिग्रेशन का टॉपिक है ये कंक्लूड होता है। इसमें हमने इवैल्यूएशन भी देख ली है, आर स्क्वायर्ड, सिंपल सम ऑफ स्क्वायर्ड, आर स्क्वायर्ड, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड। और एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड में किस तरह से वो, अगर हम आज के लेक्चर को सम अप करूं तो उसमें वो किस तरह से जो पैरामीटर्स हम इंक्रीज करते जा रहे हैं उनके ऊपर वो पेनल्टी ऐड कर पेनल्टी रहे हैं। और बढ़ती जा रही है। जो आर स्क्वायर्ड की वैल्यू में बेहतरी आ रही है उस बेहतरी को और पैरामीटर्स के एडिशन की कॉस्ट को वो बैलेंस आउट करके फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे मुझे रुक जाना चाहिए और पैरामीटर्स ऐड नहीं करने चाहिए। तो ऑब्वियसली पैरामीटर्स ऐड करने के लिए हमने जो चीज़ अंडरस्टैंड की कि वो कॉस्ट है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट हमारी अननेसेसरीली बढ़ी जा रही है और हम
कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अपनी एक्यूरेसी में नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अननेसेसरीली पैरामीटर्स को इंक्लूड करते जाएं अपने सिस्टम के अंदर। तो दिस इज अबाउट द एवल्यूशन थिंग। और उसके अंदर एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड की इंट्यूशन और उसकी कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग। द सेकंड थिंग दैट वी लर्नड टुडे वाज के नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स कुछ और भी एग्जिस्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम द वंस वी ऑलरेडी स्टडीड, जो कि ये रिलेटिवली कम इस्तेमाल होते हैं, बट स्टिल दे आर अगेन वन few models which are used। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये वाले जो है ये रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री ये और एसवीएम ये क्लासिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और इनकी तकरीबन यही इंट्यूशन हम इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन में जाकर रिपीट भी करेंगे, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये तीनों की तीनों चीज़ें क्लासिफिकेशन में भी एज इट इज ही इस्तेमाल होती हैं। तो ये वो मॉडल्स हैं जो कि नॉन लीनियर रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू। तो समटाइम्स हमें डाटा को देख के कोई खास अंदाजा नहीं होता कि हम कौन सा रिग्रेशन मॉडल इसके ऊपर अप्लाई करें। तो फिर वहां पे क्या होता है कि एक चीज जिसको हम कहते हैं एम्पिरिकल इवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? एम्पिरिकल इवैल्यूएशन। एम्पिरिकल इवैल्यूएशन। एम्पिरिकल इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि हम सारे मॉडल्स को वन आफ्टर द अदर अप्लाई करके देखते हैं और फिर ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मॉडल अच्छा आर स्क्वायर्ड वैल्यू निकाल रहा है या किसकी एक्यूरेसी बेहतर है। तो वो मॉडल जिसकी एक्यूरेसी बेहतर है फिर हम इस तरह से फिगर आउट करते हैं कि हमने एक जो और ये मॉडल्स हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? मॉडल समटाइम्स ये होता है कि मॉडल पूरे बेशुमार होते हैं, हमने तो 5-6 पढ़े ना, तो फिर हम ये करते हैं कि रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर से या जो इंटरनेट से ढूंढा और रिसर्च आर्टिकल से ढूंढा, जनरली रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। हम ये करते हैं कि जिस नोयत का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उस नोयत के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छी एक्यूरेसीज वाले जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि पोलिनोमियल रिग्रेशन और से रैंडम फॉरेस्ट जो है ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो प्रेडिक्शंस करने के लिए अच्छे माने जा रहे हैं, ये बेहतर परफॉर्म करें। तो फिर आप इनके डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं रैंडम फॉरेस्ट के डिफरेंट वेरिएशंस और पोलिनोमियल रिग्रेशन के डिफरेंट वेरिएशंस उनको आप ऑन बोर्ड करते हैं और उनके ऊपर उन्हीं को अप्लाई करते हुए अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसेट ऑफ मॉडल्स सेलेक्ट करने के लिए आप लिटरेचर से हेल्प लेते हैं कि मेरा प्रॉब्लम इस नोयत का है और लिटरेचर में ये नजर आ रहा है कि ये वाले मॉडल्स जो हैं ये इस तरह के प्रॉब्लम पे बेहतर काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, फिर हम उन मॉडल्स के डिफरेंट वेरिएशंस अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल प्री प्रोसेसिंग की वेरिएशंस किस तरह से आ सकती हैं प्री प्रोसेसिंग की फॉर्म में। क्या आपने उसको, जिस तरह हमने कहा कि आपने स्केल किया या नहीं किया, ठीक है, वेरिएबल्स कितने आपने उस सिस्टम में रखने हैं कितने नहीं रखने, और उसके बाद फिर आप मॉडल ट्रेन और टेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें करके हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मॉडल सबसे बेहतर एक्यूरेसी है। लास्ट चीज ये होती है कि रिजल्ट तो हमारे सामने आ जाते हैं। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि उन रिजल्ट को आप क्या एनालाइज कर पाते हैं। सो द लास्ट थिंग अबाउट रिग्रेशन इज कि जब आपके पास कोई वैल्यू आ रही है और आप वो वैल्यू आपको दूसरे मॉडल की निस्बत, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट जो है वो सबसे अच्छा मॉडल निकला है ये वाली प्रेडिक्शन करने के लिए, मैंने पोलिनोमियल भी लगाया, मैंने डिसीजन ट्री भी लगाया, मैंने एसवीएम भी लगाया, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट बेहतर। फिर आप उसमें क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि इसके अंदर जो क्लस्टरिंग हुई पड़ी है मेरे डाटा के अंदर, उसके अंदर जो क्लस्टर्स हैं वो उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है हर क्लस्टर की वो बहुत कम है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम होने की वजह से वो अपने एवरेज के करीब करीब लाई कर रहे हैं सारे के सारे डाटा पॉइंट्स। इस वजह से जो मेरी स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग के अंदर से जो एवरेज निकलती है वो एवरेज जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है मेरे डाटा का। जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो एवरेज के करीब ही एक्चुअल डाटा चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए वो बेहतर वैल्यूज दे देता है। ये वो एनालिसिस वाला पार्ट है कि आपने डाटा को देख के आंसर दिया
कि इस वजह से ये वाला मॉडल मेरा बेहतर काम है। This is the analysis part कि why the other ones are not able to perform better than this one। जबकि यही वाली चीज जो है वो अगर से आप उसमें लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो लाइन जो है वो जिगजैग को नहीं आइडेंटिफाई कर सकती। आप जिस तरह की मर्जी लाइन लगा दें, वो लाइन जो है मतलब उसने तो स्ट्रेट ऊपर नीचे ही चलना है ना, कहीं ऊपर को जाएगी तो ऊपर को जाना शुरू हो जाएगी, लेफ्ट राइट उसने जहाँ पे भी जाना है। जिगजैग पोर्शन जिस तरह के क्लस्टर्ड पोर्शन होते हैं उनके लिए लाइंस ड्रॉ नहीं हो सकती, लिहाजा ये वाला जो मेथड है वो निस्बतन बेहतर परफॉर्म कर। इस तरह की रीजन जब आप करते हैं तो ये साइंटिफिकली बड़ी अप्रिशिएबल हो जाती है। तो जो बच्चे आप में से कल को रिसर्च या कोई इस तरह की चीज करना चाहते हैं, इवन आप आगे चल के आपने जो मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में करियर अपना एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छी प्रैक्टिस होगी कि वो फ्रॉम द स्क्रैच इस चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू करें। देखिए अब आपने ये बात तो देख ली कि मॉडल वेरिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। उधर से क्लास निकाली, एक्स और वाई उसको दे दिए, उसको ट्रेन किया मॉडल को और प्रेडिक्ट कर लिया। तो नॉट अ बिग डील एट ऑल इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई भी अगर वैल्यूज जो आ रही हैं उन वैल्यूज को कोई शो कर देता है कि जी फलाने मॉडल से 0.84 आ रही है, फलाने मॉडल से 0.87 आ रही है, फलाने मॉडल से 0.78 आ रही है, तो वो करना कोई बड़ी बात नहीं है। द वैल्यू एडिशन एंड योर एक्सपर्टीज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एनालिसिस पार्ट, व्हाई दिस थिंग इज बेटर देन द अदर्स। ये जो सारी इंट्यूशंस और अंडरस्टैंडिंग्स जो हमने अभी ये ग्राफिकल नोशन से हासिल की हैं, इन सारों को आपने फिर बरूए कार लाते हुए आपने अपना एनालिसिस पेश करना है। तो वो जो एनालिसिस है वो आपके और किसी दूसरे कैंडिडेट के दरमियान में स्टैंड आउट पॉइंट बनेगा। विद दिस आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आप लोगों ने आज कोई शोर नहीं किया कि क्लास खत्म करें, आई अप्रिशिएट इट। अच्छा यार, रमजान आ रहा है, जी यस सर। सर। रोजे रखने हैं ना सबने? अभी जी रखने सर। हैं सर, रखने हैं। आपको एडवांस में रमजान मुबारक सर। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो दुआएं खसूसी तौर पे सबने करनी है, मेरे लिए, जरूर मेरी सर, फैमिली के लिए, जरूर सर, आपके जरूर लिए, सर, अपनी इंशाल्लाह। फैमिली के लिए, पाकिस्तान के इंशाल्लाह लिए, सर। पूरी दुनिया के लिए, इंशाल्लाह सर। कोविड के लिए। सर ठीक है, इंशाल्लाह। मेरा बड़ा दिल करता है मैं देखूं मैं किस किस को पढ़ा रहा हूँ। सर एक रिक्वेस्ट है, अगर असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड कर दें। जी सर वो कह सर रहे हैं कि रिक्वेस्ट असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड कर दें। कौन सा है? सर क्या सारे ही कह extend रहे थे मैं सर सारे मेरे ही समय कह रहे हैं सर। क्लस्टर हो गया एकदम से पूरा। जी सर। इसमें अब डिसीजन ट्री डालना पड़ेगा, हमें रैंडम डिसीजन फॉरेस्ट यूज ट्री करना डालता हूँ मैं, पड़ेगा। फिर नतीजा निकालता हूँ रैंडम फॉरेस्ट या डिसीजन ट्री डाल के, फिर तो बताता उससे हूँ देख ले सर कौन सी वैल्यू क्या एवरेज निकल रही है टाइम की। आपको। एवरेज यही निकल रही है, चले एक्सटेंड कर देता हूँ, काम करें लेकिन थैंक आप। यू। ठीक है, असाइनमेंट्स की जी मैं जी, डेट थैंक यू सो एक्सटेंड मच कर सर। देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब ये है कि हमारा ये वाला टॉपिक कंक्लूड हो गया। अगली क्लास जी में सर। आपका क्विज होगा। ठीक है सर। ठीक है, समझे कि पूरी क्लास में क्लास टेस्ट हो जाएगा रिग्रेशन के ऊपर। ठीक है सर। ओके सर, इंशाल्लाह। हो गया, तो उससे पहले पहले आपने जी सर। असाइनमेंट, उससे एक दिन पहले की मैं डेट दे देता हूँ, फ्राइडे है ना, थर्सडे तक आप यस जी सर। असाइनमेंट जमा करा दें। जो जो असाइनमेंट मिलेगा उसके लिए क्विज करना भी आसान हो जाए। ठीक है, ओके ओके सर ओके सर। थैंक जी यू सर। और एक मेरी गुजारिश है, जी सर। ना नकल मारनी है ना नकल करानी है। ओके सर, ओके ठीक सर। है ओके सर। सर। रोजे एक्सक्यूज आ मी रहे हैं सर। रोजे, और रोजे आ रहे हैं, बहुत सख्त गुनाह है, मैं जी बता सर रहा हूँ। सर। नहीं सर, नकल नहीं मारते सर, टेंशन ना ले आप। हाँ जी, अब क्या कह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जी सर रमजान में पहले क्लासेस का टाइम चेंज हो जाता था, अब वैसे अब भी वैसे ही चेंज होगा या हाँ हाँ, वो सेम एक रहेगा? एक घंटे की होएगी, मेरे ख्याल 10 बजे ये क्लास हो जाएगी। ओके सर, ओके सर। तो अगर वो देख लेंगे फिर 10 बजे, ठीक है। सर जी ठीक है, सर, कोई ठीक मसला है। नहीं। सर हाँ 10 उठना बजे होता ठीक है, उठ है, जाएंगे सारे, उठ है ना? जाएंगे, उठ यस जाएंगे सर। सर। रकम मुझे भी 9:30 उठा दी। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है।
चलो अरकम, अब ये तेरा काम ये है कि तूने वो सही करना है वो कोड सही कोड, करना है जी। ठीक है, और वो दूसरा फंक्शन वाला भी कोड करना है। जी और सर। बाकी असाइनमेंट्स आपके सामने है, टाइम आपको मैं खुला दे रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई लेट असाइनमेंट इसके बाद नहीं चाहिए, आप टाइम पे करें, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। चलो जी, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।